स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। झारखंड बोर्ड के जितने भी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान मॉडल सेट प्रश्न पत्र 2 का, जिसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों, मैंने पहले ही भी बताया था कि जितने भी मॉडल पेपर जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसे आप प्रिंट करा लीजिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि इस बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको निर्देश के बारे में बता देता हूं कि इस बार जो है आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का जो है समय दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके प्रत्येक विषय में जो है 40 मार्क जो है फुल मार्क्स रहेगा, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है एक अंक का होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफलाइन क्लास जब मैं करा रहा था तो मैंने पहले बताया था कि f जो होता है यानी कि फोकस जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस जो दूरी है f जो है वक्रता त्रिज्या की क्या संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, f बराबर r/2, यानी कि r का जो है वो, यानी कि f जो है r/2 होगा, r का आधा होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बच्चों, आपको ये तो पहले से ही मालूम है कि प्रकाश के 2 ही नियम होते हैं, चाहे अपवर्तन हो या परावर्तन हो, सभी के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो, समतल दर्पण कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखे होंगे, अगर आप शीशे में जो है आप चेहरा देखते हैं, कांच में जो है चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, आप देखते ही हैं, तो ये बताना है कि आपके जो समतल दर्पण आपके घर में रहते हैं, आप जो देखते हैं, तो उस पर आपका किस तरीके से जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखिए, जितने भी समतल दर्पण है उस पर आपका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये आपका शीशा है, ठीक है, ये आपका कांच का शीशा है, आप इस खड़े हैं तो आप चेहरा इसको देखते हैं तो आपको भी यहाँ पे दिखाई देता है ना, जितना दूरी पे यहाँ पे है उतना दूरी पे ही दिखाया जाता है, और जिस फेस पर है उसके अपोजिट फेस पर दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका काल्पनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। देखो, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। देखो, वाहनों के जो पास दृश्य दर्पण यानी कि पीछे देखने वाले दर्पण का जो उपयोग होता है वो अवतल दर्पण का ही किया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जल है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सभी के लिए तो हम कांच बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी कि पदार्थ लेंस बनाने के लिए जो भी पदार्थ मिलते हैं उसको हम लेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा एक प्रयुक्त पदार्थ है जिस पर हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब कब होता है, ध्यान देना है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब होता है, जब उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा रहता है। जैसे कि हमने अभी समतल दर्पण के बारे में बताया कि समतल दर्पण ये है, यहाँ पे कोई वस्तु जो है रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, तो जिस दूरी पर यहाँ रखा गया उसी दूरी पर ना यहाँ पे बनेगा पिक्चर। तो ये क्या होगा कि इसका देखना कि ये जो है जिस दिशा में है उसी दिशा में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो होगा वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा 6 का, ठीक है। अगला है, यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान होगा। बच्चों, अभी आपने पढ़ा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखो, यहाँ पे करना क्या है, ये देखिए, f बराबर होता है 2 r/2 ये होता है, और यहाँ पे f का मान जो है 12 दिया है, तो r का सूत्र क्या होता है 2f। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यहाँ पे कहता है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप का मतलब हो गया कि जो आगे वाले हेडलाइट होते हैं उसी का अग्रदीप कहा जाता है। वाहनों में यानी कि गाड़ियों में जो है अग्रदीप यानी कि आगे वाले जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
अवतल दर्पण, जो कि आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर की अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस के रखे सामने जो किसी भी वस्तु को हम रखते हैं उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि डायप्टर मात्रक है। डायप्टर मात्रक किसका है, ये आपको बताना है कि डायप्टर किसका मात्रक है। आपने पढ़ा है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, कहता है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया है 2 डायप्टर, ये तो प्लस में है, धनात्मक में है। आपको मैंने बताया था कि धनात्मक किस लेंस में होता है, आपको ये भी मालूम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी कि फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। 2 डायप्टर रहेगा तो आपको डायरेक्ट 50 सेंटीमीटर कर देना है। अगर 50 सेंटीमीटर कहेगा और लेंस की क्षमता पूछेगा तो आपको 2 डायप्टर आपको बना देना। ठीक है, ये आप इसको रख लीजिए, मैं इसका सोल्यूशन बनाऊंगा तो यहाँ पे अटेगा नहीं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसका हम आगे बता देता हूं। 12 नंबर कहता है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ये तो सभी को पता है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। देखो, आंख के बीच में एक आप देख सकते हैं काला काला जो है भाग होता है, जिसको हम रंगीन भाग कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। उसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, आपको पता है, उसको क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे रेटिना दे दिया जाए या दृष्टि पटल दे दिया जाए, आप उसको टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि दिए गए समीकरण में कौन सा समीकरण अभिक्रिया हो रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सी समीकरण अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। 2NaHCO3 तिरछित दिया है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाद में इसको जो है अभिक्रिया प्रतिफल निकाल रहा है, यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि ये अभिक्रियाएं का समीकरण बता रहा है, उदाहरण है। इतना समझिएगा कि ये जो है उदाहरण बता रहा है। तो देखिए 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वे आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। देखिए पहला दिया है Na2O प्लस H2O तिरछिन NaOH। देखिए ये संतुलित है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका तत्व जो है ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, इसलिए क्या हो गया, वो संतुलित नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि 4Al2O2 तिरछित दिया है 2L2O3। देखिए यहाँ पे O जो है 3 गो है और यहाँ पे 2 गो है, तो ये क्या समान है, नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे गुना करेंगे 4 गो होता है, यहाँ पे 6 गो होता है, ये समान नहीं है। अगला देखिए इसका सी जो ऑप्शन है 15 नंबर का, यहाँ पे देखिए 2Cu प्लस O2 तिरछिन CO, ये भी समान नहीं है, क्योंकि इसका जो संकेत है वो काफ़ी ज़्यादा है और इधर का जो संकेत है प्रतिफल का ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये समान नहीं है। देखिए अगला यहाँ पे है चौथा डी जो है, कहता है ZnCuSO4 तिरछिन ZnSO4 प्लस Cu। देखिए Zn एक है, Zn यहाँ पे भी एक है, Cu एक है, Cu एक है, SO4 यहाँ पे दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ में उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह बताना है, ऑप्शन यहाँ पे अब दिया हुआ है। देखिए पहले समीकरण क्या है, PbO प्लस Cu, तिरछिन दिया है Pb प्लस Cu। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए, Cu जो है साइलेंट हो चुका, U जो है हट गया है, ये नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो 16 नंबर को जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, CuPbO। ठीक है, ये आपका बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होते हैं। विकृत गंधिता कब किया जाता है, आपको पता है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, चूने से सफेद करते समय चूने में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। देखो
जब ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, और जब ऊष्मा का शोषण होता है उसमें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो आपका आंसर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अगला है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है कोई कील को डाला जाता है, लोहे की कील को डाला जाता है, तो वो अभिक्रिया करने लगता है। ठीक है, अभिक्रिया करने के साथ जो है वो विस्थापन करने लगता है, तो इसलिए जाएगा ये आपका आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? देखो बच्चों यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहीं पे प्राकृतिक सूचक दिए जाते हैं, कहीं पे कहता है कि मानव निर्मित सूचक कौन है, यानी कि कृत्रिम सूचक कौन है, ऐसे में कंफ्यूजन होने लगते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक सूचक है। तो ये लिटमस पत्र जो है एक प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि लिटमस पत्र के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ का जो है क्षारीयता मान और अम्लीयता मान हमको प्राप्त हो जाता है। हम उसको मालूम कर सकते हैं कि यह पदार्थ जो है अम्ल है और क्षार है, हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो है आपका सी नंबर जो है वो लिटमस पत्र जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस पत्र में कोई भी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको डालने पर वह लाल नहीं होगा। ठीक है, तो 21 नंबर आपका हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा C6H12O6, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा CuSO4 5H2O, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि अग्निशामक यंत्र यानी अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कि जब आग को बुझाया जाता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, आपको सभी को पता है। आपने देखा होगा, बैंक गए होंगे, बैंक में भी देखा होगा, कई सभी जगह आपने देखा होगा पेट्रोल टंकी के पास जो है एक रेड वाला टंकी रखा रहता है, वो जो है छोटा सा, उसमें कौन सा जो है गैस भरा रहता है, कौन सा लवण भरा रहता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर NaFCO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर है, कह रहा कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि देखिए अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, कब नहीं करता है? जब उसका क्षय होने लगता है। क्या क्षय होने लगता है? जब उसकी जो है अम्लता गुण प्रदर्शित, यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है हाइड्रोक्लोरिक HCl क्या है? यह एक क्षारीय है और उसमें कहता है कि अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, देखो इसका हो जाएगा उसमें H2 आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया है उसमें H2 आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है, यह पदार्थ कौन अम्ल है? देखो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का जो है सभी मॉडल में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे अगर कह रहा है कि pH का मान क्रमशः है, वह कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल, यानी कि जिस अम्ल का pH मान सबसे कम हो वही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, क्योंकि ए का जो है मात्र 2 ही दिया है और सबसे ज़्यादा डी का दिया है 14, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? देखिए ये जो चित्र है इसमें बताया जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम से किया जाता है, या किस जैव प्रक्रम में होती है? तो इसका जो आपका राइट हो जाएगा 27 नंबर का, ये हो जाएगा आपका सी नंबर उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जल, यानी कि H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड के टूटने के फलस्वरूप ही यौगिकों का यानी ऑक्सीजन
गैस की यौगिकों का टूटने के बाद फलस्वरूप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का निर्माण होता है या प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा में जरा ध्यान दीजिएगा, अमीबा की आकृति आपने देखा होगा इस तरह से होता है, किसी भी आकार का आप बना सकते हैं, अमीबा किसी भी आकार का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का शोषण होता है, तो ये होता है कि प्राणी समभोजी पोषण, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए 30 नंबर जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 31 श्वसन, यहाँ कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला है किसी समिष्ट अपना अवशिष्ट बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनन। ठीक है, यानी कि जनन की जो प्रक्रिया है वो सभी के अस्तित्व बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी आवश्यक होता है। अगला यहाँ पे देखिए पिक्चर को जरा समझिएगा, पिक्चर यहाँ पे कह रहा है कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। देखिए एक यहाँ पे दिया है, उसके बाद ये 3 गो टुकड़ा हुआ, उसके बाद फिर 3 गो अलग अलग हो गया, फिर एक 3 गो नया नया जो है निर्माण किया, यानी कि ये जो है एक ही टुकड़ा से जो है अलग अलग जननी का निर्माण कर रहा है, अलग अलग जो है उत्पन्न कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पुनः विभेदन। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए ये जो है आप लोगों के लिए 34 नंबर जो क्वेश्चन को समझ गए हैं, ये आपका एग्जाम में आने वाला है और ये कन्फर्म है आप लोगों का आएगा ही। ये पिक्चर आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कहता है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परागन। परागन क्रिया में क्या होता है कि परागकण जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। अगला है कि भ्रूण को माँ के गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है, तो इसका हो जाएगा 36 नंबर का हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, अगला है 37 नंबर की उस एक उत्तक, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तक ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। समाप्त ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे वो समाप्त होने के बाद जो है लाखों साल अरबों साल लग जाएंगे वो फिर से जो है होने में, फिर से बनने में। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका कोयला। समाप्त ऊर्जा का स्रोत कोयला आपको दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन कहता है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है आपका मॉडल सेट 2 का सोल्यूशन पूरा मैंने बता चुका हूँ। आगे भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।